नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद बिहार में बढ़ा बाढ़ का खतरा। नेपाल से सटे बिहार के इलाकों में नदियों में उफान। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बिहार में बाढ़ का खतरा किस कदर बढ़ रहा है। ये नौबत आई है नेपाल की वजह से। नेपाल से 4.5 लाख क्यूसेक पानी गंडक बैराज में छोड़ा गया है। बिहार में नेपाल से सटे इलाकों में नदियां उफान पर है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के जिलों में ज्यादा खतरा दिख रहा है। बिहार सरकार के मुताबिक नदी में सामान्य से 9 गुना ज्यादा पानी आने का अनुमान है। इससे बड़ी तबाही हो सकती है। नेपाल में हर साल होने वाली बारिश और बाढ़ बिहार के लिए भी मुसीबत बनकर आती है और इस बार एक बार फिर से वही खतरा मंडरा रहा है। हिंदुस्तान के पड़ोसी देश नेपाल में पहाड़ों से आया मौत का सैलाब। ग्लेशियर टूटने से नेपाल में हुई भारी तबाही। नदी किनारे ये लोग खड़े हैं और देखिए कैसे नदी रौद्र रूप ले चुकी है। नदियों का पानी यहाँ जब रिहायशी इलाकों में घुसा तो बर्बादी आ गई। देखिए कैसे मकान पानी के बीच में डूबे हुए हैं। बाजार के बाजार पानी में गुम हो रहे हैं। लोगों की गाड़ियाँ भी सैलाब ने बर्बाद कर दी। और देखिए जहाँ से पानी गुजरा वहाँ कैसे कीचड़ ही कीचड़ हो गया। बारिश और बाढ़ से ये बर्बादी आई है नेपाल के सिंधपल चौक में। यहाँ पहाड़ों पर ग्लेशियर टूटने से ऐसा सैलाब आया कि बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। 200 से ज़्यादा घर बर्बाद हो गए हैं। 5 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत की खबर है। नेपाल में जब मौसम खराब होता है, तेज बारिश होती है, तो नेपाल से सटे भारत के राज्यों में भी इसका खासा असर देखने को मिलता है। भारत सरकार से रिश्तों में चल रही तनातनी के बीच शुक्रवार को ट्विटर के अधिकारी संसद की स्थायी समिति के सामने पेश होंगे। जाहिर है ऐसे में उनसे प्राइवेसी प्रावधानों से लेकर सोशल मीडिया कंपनियों को दी गई रियायतों के दुरुपयोग को लेकर कई सवाल किए जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति की जिस बैठक में ट्विटर के अधिकारियों को तलब किया गया है, वो बैठक संसद भवन में शुक्रवार शाम 4 बजे होगी, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी भी शरीक होंगे। यह बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जबकि गाजियाबाद वाले मामले में फेक न्यूज फैलाने के आरोप में ट्विटर के अधिकारियों पर मामला दर्ज किया जा चुका है। Twitter has a norm of declaring a particular tweet as manipulated or unmanipulated. Why it was not applied in the case of Ghaziabad case? भारत में सोशल मीडिया कंपनी के तौर पर ट्विटर को दी गई सेफ हार्बर की रियायत खत्म कर दी गई है। यानी ट्विटर को अब भारत में थर्ड पार्टी के तौर पर कानूनी हस्तक्षेप से मिलने वाली रियायत उपलब्ध नहीं है। दिल्ली दंगे के 3 आरोपियों को जमानत देने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली पुलिस। नताशा, देवांगना और आसिफ को जमानत मिलने के 2 दिन के बाद भी उन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सबूतों की बजाय सोशल मीडिया में लिखी जा रही बातों से ज्यादा प्रभावित होकर फैसला दिया। दिल्ली की निचली अदालत ने दिल्ली दंगा मामले में नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा की रिहाई का आदेश जारी किया था। इन तीनों को 15 जून को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी नहीं छोड़ा गया है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने तीनों को जमानत देने के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली दंगे के 3 आरोपियों को जमानत देने के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब कल सुनवाई होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं। राहुल गांधी कोरोना से पूरी तरह ठीक होने के बाद लगवाएंगे टीका। गांधी परिवार के कोरोना टीकाकरण को लेकर बीजेपी की तरफ से उछाले जा रहे सवालों का कांग्रेस ने जवाब दिया तो पता चला कि सोनिया गांधी कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुकी हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वैक्सीन की पहली डोज ले चुकी हैं। राहुल गांधी 16 अप्रैल 2021 को वैक्सीन लगवाने वाले थे, लेकिन वो कोरोना संक्रमित हो गए। अब कोरोना से पूरी तरह से उबरने के बाद राहुल गांधी तय समय पर वैक्सीन लगवाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के हवाले से पीटीआई ने ये जानकारी दी है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि गांधी परिवार के टीकाकरण पर सवाल करने की बजाय बीजेपी और सरकार को सभी को टीका लगवाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कल यानी 18 जून को काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन करेंगे देश भर के डॉक्टर। डॉक्टरों के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर हो रहा है विरोध प्रदर्शन।
आईएमए ने इस विरोध प्रदर्शन को नेशनल प्रोटेस्ट डे का नाम दिया है। इसके तहत देश भर में डॉक्टर कल काले कपड़े, बैज, बैंड पहनकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान किसी भी मरीज को कोई तकलीफ नहीं हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। आईएमए का दावा है कि इस विरोध प्रदर्शन में 8 से 9 लाख डॉक्टर शामिल होंगे। इसके लिए हम लोग जो काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट उसको ध्यान नहीं दे रही है। मसूदा तैयार करने के लिए भी 2 साल पहले गवर्नमेंट ने हमको ही न्योता दिया था। लगभग 8 से 9 लाख डॉक्टर्स इसके अंदर कल ब्लैक बैजेस बना के प्रोटेस्ट है। आईएमए का कहना है कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए राज्यों का मेडिकल प्रोफेशनल प्रोटेक्शन एक्ट असरदार नहीं, केंद्र को कानून लाने की जरूरत है। एलजेपी का संसदीय दल का नेता बनने के बाद चिराग पासवान के चाचा ने हथियाली पार्टी। बागी सांसदों ने पशुपति पारस को लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। पहले बगावत की, फिर संसदीय दल का नेता पद ले लिया और अब पूरी पार्टी पर ही कब्जा कर लिया। लोक जनशक्ति पार्टी के बागी सांसदों के अगुआ पशुपति पारस को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। बागी गुट का दावा है कि पटना में एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पशुपति पारस को पार्टी की कमान सौंपी गई है। पशुपति पारस गुट ने पार्टी के भीतर तख्ता पलट पर एक व्यक्ति एक पद की दलील दी थी, लेकिन खुद ही पशुपति पारस ने 2-2 पद हथिया लिए। चिराग पासवान अपने चाचा को कल ही कानूनी चुनौती देने की बात कह चुके हैं। चिराग पासवान अपनी पार्टी में हुई इस बड़ी टूट पर नीतीश कुमार का हाथ होने की ओर इशारा कर चुके हैं। अब खबर है कि पशुपतिनाथ पारस जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से मिलने जाएंगे। बागी गुट के नेताओं वाले एलजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद पशुपतिनाथ पारस सवालों से बिदकते दिखे। वो अलग संस्था है। बात की बात हुआ कि मैं संसदीय दल का नेता हुआ हूँ। जिस दिन मैं मंत्री पद ग्रहण करूंगा, उस दिन मैं संसदीय दल के नेता से इस्तीफा करके मैं अपने दूसरे साथी को बनाऊंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष में बोल दीजिए कि क्या एक पद छोड़ेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे ना? राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ेंगे, ये तो सवाल। महाराष्ट्र के पालघर में पटाखों की फैक्ट्री में हुआ भीषण ब्लास्ट। इसके बाद आग इतनी भयानक लगी कि कई किलोमीटर दूर तक धुएं के गुब्बार दिखाई दिए। महाराष्ट्र के पालघर जिले के उंडाड़ू में यह हादसा हुआ। यहाँ विशाल फायरवर्क नाम की पटाखा फैक्ट्री के अंदर वेल्डिंग का काम चल रहा था। उसी दौरान फैक्ट्री में रखे पटाखों में आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल रूप में ले लिया। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के बाद इतना जोरदार धमाका हुआ कि उसकी आवाज़ कई किलोमीटर तक सुनाई दी। कई मीटर ऊंचा धुएं की गुब्बार भी दिखाई दिया। पुलिस के मुताबिक सुबह 11 बजे के करीब जब यह हादसा हुआ, उस वक्त फैक्ट्री में 45 लोग मौजूद थे। इनमें से कई लोग घायल होने की खबर सामने आ रही है। लहरों के बीच फंसे लोगों के लिए देवदूत बनकर आए इंडियन कोस्ट गार्ड। बाढ़ पर फंसे 16 लोगों को एयरलिफ्ट कर बचाया गया। समुद्र की ये ऊंची ऊंची लहरें हैं, ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और देखिए लाइफ जैकेट पहने ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद नई तस्वीर आती है। ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर से रस्सी गिरती है और नीचे इन लोगों को एक एक कर एयरलिफ्ट यानी उठा लिया जाता है। तस्वीरें रेवडंडा में बार्ज एमवी मंगलम की हैं। यहाँ 16 कर्मचारियों को इसी तरह खराब मौसम के बीच सुरक्षित बचाया गया। पूरा ऑपरेशन इंडियन कोस्ट गार्ड ने चलाया। आज से ठीक 1 महीने पहले चक्रवाती तूफान ताउते की चपेट में कई बार्ज और टगबोट आ गए थे। तब भी इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के जवानों ने सैकड़ों लोगों को बचाया था। कारोबारी मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया विस्फोटक केस में अब नाम जुड़ गया एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा का। एनआईए ने आज प्रदीप शर्मा को किया गिरफ्तार। एंटीलिया और मनसुख मर्डर केस की जांच कर रही एनआईए की टीम आज सुबह अचानक मुंबई में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के घर पहुंच गई। शर्मा के घर छापा मारकर टीम ने काफी देर तक पूछताछ की और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने प्रदीप शर्मा के मोबाइल और दूसरे दस्तावेजों की जांच की है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक इस मामले में एक आरोपी संतोष शेलार ने पूछताछ के दौरान प्रदीप शर्मा का नाम लिया। दावा है कि इस केस को लेकर गिरफ्तार पूर्व क्राइम ब्रांच अधिकारी सचिन वजे और
प्रदीप शर्मा की एक मीटिंग भी हुई थी। वैसे प्रदीप शर्मा को सचिन वाजे का गुरु माना जाता है। दावा है कि प्रदीप शर्मा ने अपने 35 साल के करियर में 100 से ज्यादा बदमाशों के एनकाउंटर किए हैं। प्रदीप शर्मा शिवसेना की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। एनआईए का ये नया एक्शन हाल ही में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आया। आरोप है कि प्रदीप शर्मा को मनसूख हत्या की जानकारी थी और उन्होंने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा पर लग रहे फिरौती लेकर हत्या करने के आरोप। पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को एनआईए ने मनसूख हत्या केस में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि प्रदीप शर्मा ही मनसूख हत्या केस का मास्टरमाइंड है। विनायक शिंदे, संतोष शेलार, आनंद यादव ये वो आरोपी है जिन्हें प्रदीप शर्मा का आदमी माना जाता है। आरोपों के मुताबिक शर्मा ने ही हत्या के लिए हर चीज मुहैया कराई। एनआईए के मुताबिक इस हत्याकांड में इस्तेमाल लाल रंग की टवेरा कार प्रदीप शर्मा ने ही मुहैया कराई थी। दरअसल मनसूख हिरेन इस केस में तब चर्चा में आए जब कहा गया कि एंटीलिया के बाहर जो कार मिली वो मनसूख की थी। हालांकि कुछ दिन बाद मनसूख का शव संदिग्ध हालत में मिला। अब एनआईए को शक है कि मनसूख ने विस्फोटक रखने के आरोप सिर पर नहीं लिया, इसलिए सचिन वाजे ने उसे मरवाया। और आरोपों के मुताबिक प्रदीप शर्मा ने सचिन वाजे के कहने पर पूरी वारदात को अंजाम दिया। सचिन वाजे की तरह ही प्रदीप शर्मा के भी सियासी रिश्ते रहे हैं। शिवसेना के टिकट से चुनाव भी लड़ा था। यानी ये प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी के बाद मामले में सियासी जंग और तेज होगी। गाजियाबाद कांड में पुलिस को समाजवादी पार्टी के नेता उमेद पहलवान की तलाश। केस दर्ज होने के बाद से फरार है उमेद पहलवान। पुलिस की 3 टीमें तलाश में जुटी हैं। बुधवार की रात करीब 9 बजे उमेद पहलवान बुलंदशहर में बुजुर्ग अब्दुल समद के घर दिखा था। इसके बाद रात को ही उमेद के खिलाफ गाजियाबाद कांड में एफआईआर दर्ज की गई और तब से उमेद गायब है। इदरिस उर्फ उमेद पहलवान पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा है। पुलिस की 3 टीमें उमेद को खोज रही हैं। गाजियाबाद कांड में पुलिस अब तक 3 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। पहली एफआईआर पीड़ित बुजुर्ग की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हुई। दूसरी एफआईआर में ट्विटर सहित 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है। तीसरी एफआईआर बुधवार की रात दर्ज हुई जिसमें उमेद का नाम है। 5 जून को गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई की गई थी। 7 तारीख को पहला मामला दर्ज हुआ और 3 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई केस में गिरफ्तार 2 आरोपियों को पुलिस ऑटो में ले गई कोर्ट। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार एक आरोपी बुजुर्ग को प्रमुख आरोपी परवेज गुर्जर के घर लेके गया था। हथकड़ी पहने 2 आरोपी, उनको ले जाते 3 पुलिस वाले और एक ऑटो ड्राइवर। दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में बुजुर्ग से मारपीट के बहुचर्चित मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों सद्दाम उर्फ बोना और उसके रिश्तेदार इंतजार को कोर्ट में पेशी के लिए पुलिस एक ऑटो रिक्शा में ले गई। उसमें एक आरोपी मास्क पहने और दूसरा सफेद साफे से चेहरा ढके हुए था। दोनों को हथकड़ी लगाकर पिछली सीट पर बैठाया गया था जहां उनके साथ एक पुलिस वाला था, जबकि 2 पुलिस वाले आगे की सीट पर ऑटो ड्राइवर के साथ बैठे हुए थे। इस बीच सद्दाम का पुलिस कस्टडी में दिया एक वीडियो सामने आया है। इसमें सद्दाम ने माना है कि उसने भी अब्दुल समद से तांत्रिक क्रिया कराई थी। झगड़ा बनने के बाद इनकी दाढ़ी काट दी गई। कल्लू ने वहाँ पर मौजूद थे, ये 10-12 लड़के थे मौजूद थे वहाँ पर। परवेश के भी थे 5-6 लड़के। ठीक है सर। तो वहाँ पर आने के बाद अनस, आवेश, आदिल, बाबू बिहारी और आवेश। सद्दाम ही अब्दुल समद को मुख्य आरोपी परवेज गुर्जर के घर ले गया था। परवेज गुर्जर की रिमांड के लिए गाजियाबाद पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दी है। देश के 14 लाख छात्रों के लिए बहुत अहम खबर। सीबीएसई ने तैयार किया 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला। सीबीएसई बोर्ड में अब छात्रों के नतीजे 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के आधार पर फाइनल होंगे। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की कक्षा का रिजल्ट तैयार करने को लेकर बनी कमेटी ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें नतीजों के लिए तय फॉर्मूला बताया गया है। सीबीएसई बोर्ड के फॉर्मूले के मुताबिक 10वीं, 11वीं के फाइनल रिजल्ट और 12वीं के प्री बोर्ड के रिजल्ट को अब 12वीं के फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। सीबीएसई ने कहा है कि 10वीं के 5 विषयों में से 3 विषय के सबसे अच्छे मार्क को लिया जाएगा। इसी तरह 11वीं के
पांचों विषय का एवरेज लिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम या प्रैक्टिकल का नंबर लिया जाएगा। यानी 10वीं और 11वीं के नंबर का 30% और 12वीं के नंबर के 40% के आधार पर नतीजे आएंगे। जो बच्चे परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए बाद में अलग से व्यवस्था की जाएगी जब कोरोना के हालात ठीक हो जाएंगे। फॉर्मूले के मुताबिक अगर सब कुछ सही रहा तो 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। 3 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को रिजल्ट का फॉर्मूला तैयार करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया था। उसके बाद सीबीएसई ने इस मसले पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई थी। उसी कमेटी की रिपोर्ट आज कोर्ट के सामने रखी गई। मध्य प्रदेश के एक अस्पताल से आई हैरान करने वाली तस्वीरें। गुना के सरकारी अस्पताल के कोविड जांच केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों ने मनाई शराब पार्टी। हिलता डुलता ये वायरल वीडियो गुना के जिला अस्पताल का है और तस्वीर में कोविड जांच केंद्र दिख रहा है जिसमें कोरोना की टेस्टिंग नहीं बल्कि शराब पार्टी चल रही है। वायरल वीडियो के आधार पर ये आरोप लगे हैं जिला अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारियों पर। वीडियो वायरल होते ही यहाँ स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और अब सफाई दी जाने लगी। ये जो वीडियो है अभी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मिला है, हम इसकी जांच कराएंगे। हम इमीडिएटली हमने सिविल सर्जन को भी बताया है रिपोर्ट देने के लिए। जैसे रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद हम आगामी कार्रवाई। पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश में भी अब कोविड के केस कम आने लगे हैं, लेकिन कोविड जांच केंद्र में ऐसी शराब पार्टी खतरनाक लापरवाही है जिस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। यूपी के उन्नाव पुलिस का वीडियो वायरल। सुरक्षा के लिए हेलमेट के बजाय स्टूल और प्रोटेक्टर के बजाय टोकरी लेकर कार्रवाई करते दिखे पुलिस वाले। अखिलेश यादव ने सवाल उठाए तो पुलिस वाले हुए सस्पेंड। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो में कार्यवाही के दौरान एक पुलिस वाला सुरक्षा के लिए सिर पर लाल रंग का स्टूल रखकर घूम रहा है। वहीं एक दूसरा पुलिस वाला पत्थर से बचाव के लिए प्रोटेक्टर की जगह टोकरी लिए हुए है। उन्नाव पुलिस का ये वायरल वीडियो बुधवार का है जब हादसे के बाद सड़क जाम कर रहे लोगों से पुलिस की भिड़ंत हुई थी। पुलिस पर लोगों ने पत्थर बरसाए तो बचाव के लिए 2 पुलिस वाले इस स्थिति में दिखे थे। अखिलेश यादव ने इन तस्वीरों को ट्वीट करके पुलिस सुरक्षा पर सवाल उठाए तो एसपी ने दोनों पुलिस वालों और स्थानीय इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। यूपी पुलिस की ये तस्वीर लाचारी को दिखाती है। सवाल ये है कि पुलिस वालों को सुरक्षा के जरूरी इंतजाम आखिरकार क्यों नहीं मिले? कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? क्रिकेट टूर्नामेंट में जीत के बाद फायरिंग का वीडियो वायरल। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी, पुलिस जांच में जुटी। ढोल बज रहे हैं और लोगों के हाथों में बंदूकें हैं और इन्हीं बंदूकों से हो रही है फायरिंग। वायरल हो रहा ये वीडियो राजस्थान के बांसवाड़ा का है जहां के सुरवनिया गांव में कोरोना के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ और इस टूर्नामेंट में जीत के बाद जश्न मनाने के लिए इन लोगों ने फायरिंग की। अब वीडियो वायरल हो रहा है। बड़ी बात यह है कि न तो किसी के चेहरे पर यहाँ मास्क है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। पुलिस तक मामला पहुंच चुका है और पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। सवाल ये है कि कोरोना काल में ऐसी लापरवाही क्यों बरती जा रही है? हिमाचल प्रदेश के सोलन में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। नेशनल हाईवे के विस्तार के लिए रोड किनारे बने घरों को तोड़ने का काम हुआ शुरू। जेसीबी मशीन और बड़े बड़े हथौड़ों से घर तोड़े जा रहे हैं। वीडियो हिमाचल के सोलन जिले के कालका शिमला हाईवे का है। घर इसलिए तोड़े जा रहे हैं क्योंकि नेशनल हाईवे का विस्तार होना है। प्रशासन के मुताबिक रोड के निर्माण के लिए जिन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं उन्होंने अपना मुआवजा ले रखा है, लेकिन घर पर कब्जा करके बैठे हैं। ऐसे ही लोगों के घरों पर प्रशासन तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक करीब 75 से ज्यादा निर्माण तोड़े जाने हैं। मुंबई में शिवसेना भवन के बाहर हुए बवाल का मामला गरमाया। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, शिवसेना भवन की तरफ जो कोई आंख उठाकर देखेगा उसके साथ यही होगा। जब भी किसी ने शिवसेना भवन की तरफ आंख उठाकर देखा है तब तक इस प्रकार का राड़ा हुआ। लेकिन अगर आप शिवसेना भवन की तरफ आंख उठाकर देखेंगे
तो उनको इस प्रकार से प्रसाद मिलेगा। आप हम सत्ता में रहे या न रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शिवसेना भवन हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के बयान के पीछे की वजह है बुधवार की ये तस्वीरें। सामना में छपे अयोध्या जमीन विवाद पर लेख के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए सेना भवन पहुंचे थे। उसी दौरान शिवसेना के समर्थकों से उनकी भिड़ंत हुई। ये तस्वीरें उसी की हैं। अब संजय राउत इसी को लेकर कह रहे हैं कि शिवसेना भवन की ओर जो देखेगा उसके साथ यही होगा। बुधवार को हुई झड़प के मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माहिम पुलिस स्टेशन में शिवसेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज करवाया है। संजय राउत के बयान ने इस आग को और हवा दे दी है। देश में खत्म होने के रास्ते पर है कोरोना की दूसरी लहर। पिछले 10 दिनों से देश में लगातार 1 लाख से कम केस आ रहे हैं। पूरे देश में आज फिर कोरोना के नए मामलों में मामूली बढ़त दिखी। पिछले 24 घंटों में 67,256 नए मरीज पॉजिटिव मिले। इससे करीब 2 गुना 1,03,000 मरीज ठीक हुए। हालांकि कोरोना से मरने वालों की संख्या अभी भी पूरे देश में रोजाना 2,000 से ज्यादा है, जिसे नीचे लाना बहुत जरूरी है। पूरे देश में इस समय करीब 8.25 लाख कोरोना के मरीज हैं और ये संख्या तेजी से नीचे आ रही है। जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा में अभिनेता अक्षय कुमार ने BSF के जवानों के साथ की मस्ती। BSF के जवानों के साथ भांगड़ा करते नजर आए अक्षय कुमार। जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा के गुरेज सेक्टर में BSF जवानों के साथ जमकर थिरके अक्षय कुमार। अक्षय जिस इलाके में गए वो LOC के नजदीक है। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर इस दौरान की तस्वीरें भी साझा की है। अक्षय कुमार ने बाद में ट्वीट किया कि यहाँ रियल हीरो से मिलना एक अच्छा अनुभव रहा। आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। ये वीडियो है आज का सुपर वायरल। करीब 40 सेकंड का ये वीडियो है और इसका हर फ्रेम ध्यान से देखेंगे तो आप हैरान होंगे। दरअसल ये सफेद सफेद चीज कोई रुई नहीं बल्कि मकड़ी का जाल है ना हैरान करने वाली ये तस्वीर। वायरल वीडियो है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया का। दरअसल कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के इस इलाके में बाढ़ आई थी। इंसान तो यहाँ सुरक्षित जगह चले गए, मकड़ियों ने पानी के ऊपर इस तरह जाल बनाकर अपनी जान बचाई। फिल्मों में आपने स्पाइडरमैन को बदमाशों को मकड़ी के जाल में बांधते देखा होगा, लेकिन यहाँ तो पूरा एक इलाका ही मकड़ जाल में फंस गया है, इसलिए वीडियो वायरल है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।